नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। देखिएगा, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान के संपूर्ण इतिहास से गोल्डन पेपर नंबर 13 आज आपके लिए लेकर आया हूं साथियों। टोटल 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हर एक टेस्ट में आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आज भी आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे इस टेस्ट में। और पेपर जो है लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी बेहद उपयोगी है। तो शुरू करेंगे साथियों आज की इस वीडियो को। देखिएगा, प्रत्येक जो प्रश्न है 1 नंबर का है और माइनस मार्किंग कितनी रहने वाली है आपके 1/3 नंबर जो है वो आपके कम किए जाएंगे अगर आप किसी प्रश्न को गलत करते हो। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 1 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा, पहले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 1 है आपके, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष का संबंध किस सभ्यता से है। नौह सभ्यता से, गिलुंड सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से और रेड सभ्यता से। क्या पूछा गया है, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष जिस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं वो इनमें से कौन सी सभ्यता है। तो पहले प्रश्न का आंसर देखिए साथियों, कौन सा विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा। जो विकल्प नंबर 1 है, कौन सी सभ्यता, नौह सभ्यता। नौह सभ्यता से ही 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये नौह सभ्यता कहाँ पर स्थित है साथियों, राजस्थान में भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है नौह सभ्यता, भरतपुर में स्थित है। देखो, नौह सभ्यता के बारे में बात करेंगे तो भरतपुर में भी ये रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज, किसकी, नौह सभ्यता की खोज जो है रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा, खोज भी पूछी जा सकती है आपसे कि भाई नौह सभ्यता की खोज किसने की थी, तो रतन चंद्र अग्रवाल आपका आंसर रहेगा। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो रूपारेल नदी के। कहाँ पर, भरतपुर में। क्लियर है सभी के। पहले प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है, आपके विकल्प नंबर 1 सही है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 2 में क्या है आपके, विजयदान देता का संबंध है लोक संगीत से, लोक साहित्य से, लोक नृत्य से और लोक कला से। इनमें से विजयदान देता का संबंध जिससे है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 2 में करना है। आंसर देखिए, प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, विजयदान देता का संबंध लोक साहित्य से। इन्होंने रचनाएं की है, जिसमें से एक इनकी बहुत ही प्रमुख रचना आती है, कौन सी, बातारी फुलवारी, जिसके लेखक कौन है साथियों, विजयदान देता है। और इनका संबंध किससे है, लोक साहित्य से है। तो सेकंड विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या है। अच्छा, आज का ये फर्स्ट वीडियो है साथियों, वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर पाया। अब देखिएगा, सुबह 8 बजे मैंने ऐप पर स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है इस पर सुबह मैंने 8 के सवा 8 बज रही होगी उस टाइम पे जो L2 जो साइंस वाले हैं उनका पेपर नंबर 13 अपलोड कर दिया है। और अच्छा ही, ये जो टेस्ट मैंने सुबह अपलोड किया है 8:30 बजे L2 के फोल्डर में, जो L2 विज्ञान वाला फोल्डर है उसमें, तो टॉपिक था संक्रामक रोगों से संबंधित। वो लेवल 1 वालों के लिए भी उपयोगी है, तो लेवल 1 वाले भी उस टेस्ट को अटेंड जरूर करिएगा साथियों। क्लियर है। उसके बाद में आपके L2 जो SST वाले हैं उनका पेपर भी अपलोड कर दिया है मैंने। और जो शैक्षिक परिदृश्य का पेपर नंबर जो 14 है वो भी मैंने अपलोड, मतलब इसके बाद उसको भी अपलोड कर दूंगा साथियों। ठीक है। देखिए, प्रश्न नंबर 3 इनमें से असंगत है। नगरी सभ्यता चित्तौड़, नगर सभ्यता उनियारा टोक, जोधपुरा सभ्यता जोधपुर और सुनारी सभ्यता खेतरी झुंझुनू। तो इनमें से जो आपको असंगत लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 3 में करना है। देखिए, आंसर देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके, ये तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि नाम तो क्या है, जोधपुरा सभ्यता, लेकिन स्थित कहाँ पर है साथियों, ये जयपुर जिले में। कौन से जिले में, जयपुर में। तो इसी वजह से तीसरा विकल्प क्या हुआ आपके, असंगत हुआ। नगरी सभ्यता कहाँ है, चित्तौड़ में। नगर सभ्यता कहाँ है, उनियारा टोक में। और सुनारी सभ्यता कहाँ है, खेतरी झुंझुनू में। और जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है, जयपुर में है। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 3 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी टेस्ट का शेड्यूल बताया है आज का, ये 149 वाले कोर्स में है ऐप पर। ऐप का डाउनलोड लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, या प्ले स्टोर पे जाकर भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो साथियों। इसके अलावा 99 वाला जो कोर्स है राजस्थान अध्ययन का, 6, 7, 8, 9, 10, 11 की किताबें कंप्लीट हो चुकी है। 12वीं की जो किताब है उसका आज जो 5वां पार्ट है उसका पेपर आएगा साथियों। ठीक है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 में क्या है आपके, इनमें से असंगत है। राव जेसिरो छंद बीटू सुजा,
सूरज प्रकाश कर्णिदान, अचलदास खिचरी वचनिका अचलदास और कानड़दे प्रबंध पद्मनाभ। मतलब एक तरफ तो ये रचनाएं दे रखी है, ठीक है, एक तरफ तो रचनाएं दे रखी है और दूसरी तरफ उनके लेखक दे रखे हैं। तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से आपको असंगत लग रहा है। चौथे प्रश्न का आंसर देखें तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके, अचलदास खिचरी वचनिका के लेखक अचलदास नहीं है साथियों, बल्कि अचलदास खिचरी वचनिका के लेखक कौन है? गार्डन शिवदास की ये रचना है। कौन सी? अचलदास खिचरी वचनिका। कानड़दे प्रबंध किसकी रचना है? पद्मनाभ की। सूरज प्रकाश किसकी रचना है? कर्णिदान की। और राव जयसी रोचंद किसकी रचना है? बीटू सूजा की रचना है। तो आपके प्रश्न नंबर 4 में कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है आपके। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 5 को, रसिक प्रिया में किसे कुंभा द्वारा वीर राजा कहा गया? ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर में होना चाहिए और के लिखा हुआ है। तो रसिक प्रिया में जिसे कुंभा द्वारा वीर राजा कहा गया है, उस राजा का नाम आपको प्रश्न नंबर 5 में बताना है। रतन सिंह को, राणा लाखा को, राणा मोकल को और हम्मीर को। तो साथियों प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर बताइए। देखिए, रसिक प्रिया में कुंभा ने जिसे वीर राजा कहा है, उस राजा का नाम है हम्मीर। हम्मीर ये वही है जिसने अलाउद्दीन खिलजी का जब शासनकाल था, ठीक है ना, चित्तौड़ में, तो फिर उसका जो शासन था उससे इन्होंने जीत लिया था हम्मीर ने, और वापस इन्होंने भाई राणा शाखा की स्थापना की थी, ठीक है ना। राणा शाखा की इन्होंने स्थापना की थी। और रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह, जिसने साथियों पद्मावती, वही पद्मिनी का नाम सुना होगा, वो रावल शाखा का जो रतन सिंह है वो अंतिम शासक था। और राणा शाखा की स्थापना किसने की थी? हम्मीर ने की थी, ठीक है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है। हम्मीर को ही रसिक प्रिया में कुंभा ने क्या कहा था? वीर राजा कहा था साथियों। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, हम्मीर देव सिसोदिया जो है, विषम घाटी पंचानन के नाम से भी इनको जाना जाता है। मेवाड़ का उद्धारक भी इनको कहते हैं। और इन्होंने सिंगोली का युद्ध भी लड़ा था साथियों 1336 ईस्वी में। अच्छा, विषम घाटी पंचानन, विषम परिस्थितियों में भी ये शत्रु से बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ते थे। मेवाड़ का उद्धारक, क्योंकि मेवाड़ का उद्धारक एक और को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भामाशाह को साथियों, ठीक है ना। मेवाड़ के उद्धारक के नाम से दो लोगों को जाना जाता है, एक तो हम्मीर देव सिसोदिया और एक जाना जाता है भामाशाह को। और सिंगोली का युद्ध भी किसने लड़ा था? हम्मीर देव ने लड़ा था साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 6 है, गोड़वाड़ी क्या है? तो ये मारवाड़ी की उपबोली है, मालवी की उपबोली है, मेवाड़ी की उपबोली है और हाड़ौती की उपबोली है। गोड़वाड़ी की बात करें तो भाई गोड़वाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी या मालवी की उपबोली नहीं है, बल्कि गोड़वाड़ी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी? मारवाड़ी की। प्रथम विकल्प आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न है, राणा सांगा का कौन सा पुत्र बूंदी के सूरजमल के साथ लड़ते हुए मारा गया था? रतन सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य, उदय सिंह और भोजराज। राणा सांगा का कौन सा पुत्र, देखो, बूंदी के सूरजमल के साथ ये लड़ाई कर रहा था और ये उसी युद्ध में मारा गया था साथियों। और राणा सांगा का ये सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम है रतन सिंह द्वितीय। कौन था? रतन सिंह द्वितीय इसका नाम था। विकल्प 1 आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या है? तोल आंदोलन का संबंध किस प्रजामंडल से है? मेवाड़ प्रजामंडल से, मारवाड़ प्रजामंडल से, बूंदी प्रजामंडल से और शाहपुरा प्रजामंडल से। तो देखो, जो तोल आंदोलन हुआ था, तोल आंदोलन जिस रियासत में हुआ था, और यहाँ पर भाई रियासतों के नाम दे रखे हैं, तो आपको अब वो रियासत बतानी है जहाँ पर तोल आंदोलन हुआ था। तो तोल आंदोलन का जो संबंध है ये कौन सी रियासत से है? मारवाड़ रियासत से है। अगर हम बात करें तोल आंदोलन की, तो जोधपुर में साथियों ये आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। और जोधपुर का मतलब किससे लिया जाता है? मारवाड़ से लिया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि तोल आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और कौन सी रियासत? मारवाड़ रियासत। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 में क्या है आपके? हल्दी घाटी के युद्ध को किस प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार ने गोगुंदा का युद्ध कहा? कर्नल जेम्स टोड ने, अबुल फजल ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने और मिहत्तर खां ने। तो भाई मिहत्तर खां तो इतिहासकार था नहीं, ये तो भाई कोई वीर योद्धा था। ये तो इसको तो आप हटा दो यहाँ से। अब कर्नल जेम्स टोड, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, इनमें से जिसके द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा गया, उस इतिहासकार का नाम आपको प्रश्न संख्या 9 में बताना है साथियों। आंसर देखिए, प्रश्न नंबर 9 में कौन सा विकल्प सही रहेगा?
तो आपके 9वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा ही देखो ये प्रत्यक्ष दृष्टा, मतलब इसने अपनी आंखों से इस युद्ध को होते हुए इस युद्ध को होते हुए देखा था साथियों। और इसने इस युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम दिया था? गोगुंदा का युद्ध नाम दिया था। किसने? बदायूनी ने। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 10 में क्या है? बीकानेर की स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने दूधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व किया, उनका नाम क्या है? खेतूबाई है, सत्यवती शर्मा है, भारती देवी है या राम लोरी देवी है? तो इनमें से स्वतंत्रता सेनानी, मतलब महिला की बात की जा रही है। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने दूधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व किया था। चारों ही विकल्प में महिलाएं ऑप्शन है आपके। तो देखो, अगर हम बात करें तो दूधवा खारा आंदोलन का जो नेतृत्व है ये खेतूबाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? खेतूबाई। खेतूबाई की बात करें अगर हम, तो साथियों खेतूबाई बीकानेर की रहने वाली थी और किनकी बहन थी? ये वैद्य मगराम की ये बहन थी। कौन? खेतूबाई। और इनका नाम विशेष तौर पे किस में आता है? दूधवा खारा किसान आंदोलन जो था इसका नेतृत्व इन्होंने किया था। तो प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 11 को, इनमें से मेवाड़ के किस शासक के समय वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन 1889 ईस्वी में किया गया? महाराणा भूपाल सिंह के समय, महाराणा फतेह सिंह के समय, महाराणा सज्जन सिंह के समय और राणा स्वरूप सिंह के समय। अगर आपको ये पता है, अब देखो इसमें से सन दे रखा है 1889। अब आपको अगर ये पता है कि 1889 के समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो आप आराम से बता सकते हो इस प्रश्न का उत्तर। और अगर नहीं पता है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी। देखो, अ, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था 1889 में। और उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा फतेह सिंह। कौन थे साथियों? महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह की अवधि जो है, मतलब शासनकाल की जो अवधि है वो है 1884 से 1930 तक। महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ के शासक रहे थे। अब ये जब ये शासक थे 84 से 1930 तक ये शासक थे, तो 89 में साथियों इस सभा का गठन किया। मतलब उस समय बिल्कुल कौन शासक थे? इसके मेवाड़ के फतेह सिंह शासक थे। तो विकल्प 11, प्रश्न नंबर 11 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? सेकंड विकल्प आपका सही रहेगा। देखो, महाराणा फतेह सिंह की बात करें तो महाराणा फतेह सिंह को अंग्रेजों ने ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया था साथियों। कब दिया था? 1897 ईस्वी में। अच्छा, ये अंग्रेज खिताब किनको दिया करते थे? जो उनका सहयोग करते थे, उनको अलग अलग खिताबों से नवाजा जाता था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या आपके 12 में क्या है? यहाँ 11वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपके सही है साथियों? विकल्प नंबर 2 सही है। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में क्या है? राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, सेठ दामोदर दास और सह समल बोरा। देखो, इस प्रश्न का आंसर आपको हो सकता है किसी किसी जगह पर विजय सिंह पथिक मिल जाए, बट इसका आंसर विजय सिंह पथिक नहीं है साथियों। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले, किसान आंदोलनों की बात नहीं की जा रही है, राजनीतिक चेतना की बात की जा रही है। और राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे। कौन थे मित्रों? अर्जुन लाल सेठी। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है आपसे? देखते हैं 13वें प्रश्न को। मेहरानगढ़ में रानीसर तालाब का निर्माण किसकी पत्नी जसमादे द्वारा करवाया गया था? राव जोधा, राव रणमल, राव सातलदेव और राव चुंडा। देखो, मेहरानगढ़ कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। और मेहरानगढ़ दुर्ग में एक तालाब है जिसका नाम है रानीसर तालाब। साथियों, इसका निर्माण किसकी पत्नी ने करवाया? मतलब उस शासक का नाम पूछा गया है 13वें प्रश्न में। और देखो, पत्नी का नाम भी दे रखा है, क्या है? जसमादे। अब जसमादे किसकी पत्नी थी ये बताना है आपको। तो जसमादे इनमें से राव जोधा की पत्नी थी। भाई, किसकी पत्नी थी? राव जोधा की पत्नी थी, जिसने रानीसर तालाब का निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग में करवाया था। राव जोधा की बात करें तो राव जोधा ने जोधपुर बसाया और मेहरानगढ़ के किले का निर्माण भी राव जोधा के द्वारा ही करवाया गया था। विकल्प आपके कौन सा सही है 13वें प्रश्न में? जो प्रथम विकल्प है यह आपके 13वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। 14वें प्रश्न में क्या है आपके? देखिएगा प्रश्न नंबर 14 को, किस छावनी के सैनिकों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए विद्रोह किया था? एरिनपुरा के सैनिकों ने, नीमच के सैनिकों ने, नसीराबाद के सैनिकों ने और ब्यावर के सैनिकों ने। तो सैनिक क्या कह रहे हैं?
कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध। इसको आपने कई बार पढ़ा होगा और ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। तो साथियों, जिस छावनी के सैनिकों ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें क्या नारा लगाया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, वो छावनी कौन सी थी, एरिनपुरा। एरिनपुरा के ये सैनिक थे भाई, कहाँ के, एरिनपुरा के। विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है साथियों। एरिनपुरा का विद्रोह कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एरिनपुरा का विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। कब हुआ था एरिनपुरा का विद्रोह, 21 अगस्त 1857 को। 14वें में कौन सा सही है, विकल्प एक सही है साथियों। नेक्स्ट 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में क्या है आपके, इनमें से किसको छोड़कर सभी ने नागौर दरबार 1570 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। भारमल ने, कल्याणमल ने, हर्राई भाटी ने और रावचंद्र सेन ने। देखो, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था सन 1570 ईस्वी में। कब किया था, सन 1570 ईस्वी में। और इसमें जो राजपूताना के जो शासक थे, मतलब सभी, एक तरह से सभी राजाओं को बुलाया गया था कि भाई आप अकबर, जो ये नागौर दरबार हुआ अकबर ने जो जिसको आयोजित करवाया था, तो साथियों यहाँ पर आना है। और जो जो शासक अकबर की अधीनता स्वीकार करके चले गए थे, तो एक तरह से आप यूं मान सकते हो कि जिसने भी अधीनता स्वीकार की थी, उनको बिना लड़े ही अकबर, मतलब उनका एक तरह से राजा बन गया। ठीक है, सभी किसके अधीन आ गए, अकबर के अधीन आ गए। लेकिन एक ऐसा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी साथियों। तो किसको छोड़कर, तो इसमें रावचंद्र सेन को छोड़कर, रावचंद्र सेन को छोड़कर सभी शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी नागौर दरबार में। रावचंद्र सेन बहुत ही प्रसिद्ध है, मारवाड़ का शासक था। हालांकि इनको मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है, और रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप क्यों कहते हैं साथियों, क्योंकि जिस प्रकार मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, चाहे उनको कितने भी कष्ट उठाने पड़े, उसी प्रकार रावचंद्र सेन ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप। और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी इनको कहा जाता है, किसको, रावचंद्र सेन को। तो यहाँ 15वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा, चौथा विकल्प सही रहेगा। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 16 में क्या है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसको कहा जाता है, या राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है। पंडित झाबरमल शर्मा, या फिर विजय सिंह पथिक, या फिर मुनि जीन विजय, या फिर हरविलास शारदा। तो इनमें से राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह जो है, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 16 में करना है साथियों। बताइए 16वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो देखो, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है पंडित झाबरमल शर्मा को। किसको कहा जाता है, पंडित झाबरमल शर्मा को। क्योंकि साथियों, पंडित झाबरमल शर्मा ने पत्रकारिता के माध्यम से ही आजादी की लड़ाई लड़ी थी। किसके माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से। अतः इनको क्या कहा जाता है, पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पंडित झाबरमल शर्मा को। प्रथम विकल्प आपके 16वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 17 को, खेजड़ली गांव की घटना किस शासक के समय हुई थी। अजीत सिंह के समय हुई थी, अभय सिंह के समय हुई थी, राम सिंह के समय हुई थी, या विजय सिंह के समय हुई थी। तो देखो, खेजड़ली गांव की घटना क्या थी, जब अभय सिंह मारवाड़ के शासक थे, ठीक है ना, अभय सिंह मारवाड़ के शासक थे, तो उस समय साथियों जो उनको जरूरत पड़ी होगी पेड़ लकड़ियों की, तो इन्होंने आदेश दिया कि भाई खेजड़ी के वृक्ष जहाँ अधिक मिले, मतलब खेजड़ी के वृक्ष क्या, जहां पर अधिक वृक्ष मिले, कोई भी पेड़ हो, तो उनको काट के लाना था। अब उस समय अभय सिंह ही शासक थे, तो इनके जो सैनिक आए कहाँ पर, खेजड़ली गांव में, तो वहां के लोगों ने विरोध किया, जिसमें एक प्रमुख नाम किसका आता है साथियों, अमृता देवी विश्नोई का। अमृता देवी विश्नोई इसकी प्रमुख नेतृत्वकर्ता थी। अभय सिंह का शासनकाल था 1724 से 1749 के मध्य, और खेजड़ली की घटना हुई थी 1730 ईस्वी में। मतलब उस समय खेजड़ली गांव की घटना जब हुई थी, तो उस समय शासक कौन था, अभय सिंह था। सेकंड विकल्प आपके 17वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 18वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 17वें में कौन सा है, सेकंड विकल्प सही है। 18वां प्रश्न है आपके, मेवाड़ के किस राजकुमार ने अपनी रानी तारा के नाम पर अजमेर किले का नाम तारागढ़ कर दिया था। जयमल, पृथ्वीराज, बनवीर और रायमल। तो मेवाड़ का वह शासक जिसने अपनी रानी थी, रानी का नाम क्या था, ताराबाई। ताराबाई के नाम पर अजमेर का किला
किले का नाम क्या रख दिया था इन्होंने? तारागढ़। और मेवाड़ के उस शासक का नाम क्या है? पृथ्वीराज। किसने किया था ये? पृथ्वीराज ने किया था। अजमेर के किले का नाम बदलकर क्या कर दिया था? तारागढ़ कर दिया था। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 18 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 19वां प्रश्न, अच्छा ये तारागढ़ दुर्ग एक तो अजमेर में है, एक और तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है साथियों? एक और तारागढ़ दुर्ग जो है ये बूंदी में स्थित है, ठीक है। एक अजमेर में है, एक बूंदी में है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 19 को देख लेते हैं। 19वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे? राजस्थान का राजकोट किसने बसाया था? राव बीका ने, राव लूणकरण ने, राव जयसिंह ने और राव कल्याणमल ने। देखो, राजस्थान का राजकोट इनमें से राव लूणकरण के द्वारा बसाया गया था। राजस्थान का राजकोट किसको कहा जाता है? प्रश्न को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है लूणकरण सर को। किसको कहा जाता है? लूणकरण सर। लूणकरण सर ही क्या है? राजस्थान का राजकोट है। और लूणकरण सर किसने बसाया था? राव लूणकरण ने। भाई राव बीका ने तो बीकानेर बसाया था, लेकिन लूणकरण सर लूणकरण ने बसाया था। तो आपके जो सेकंड विकल्प है प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 20 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखिएगा, प्रश्न नंबर 20 को, किस आंदोलन की जांच हेतु ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? बेंगू किसान आंदोलन की जांच हेतु, मेव किसान आंदोलन की जांच हेतु, जयपुर किसान आंदोलन की जांच हेतु और नीमू चना किसान आंदोलन की जांच हेतु। जिस किसान आंदोलन की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया, वो किसान आंदोलन इनमें से कौन सा है साथियों? बेंगू किसान आंदोलन है। बेंगू किसान आंदोलन की बात करें तो बेंगू किसान आंदोलन की जांच के लिए ही इस ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। हालांकि बाद में ट्रेंच ने किसानों की भीड़ पर साथियों गोलियां भी चला दी थी, ठीक है ना। तो ये ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। प्रथम विकल्प 20वें प्रश्न का सही उत्तर है। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 21 में क्या है आपके? आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी का राजपूताना नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने, जॉर्ज थॉमस ने, विलियम फ्रैंकलिन ने और विलियम बेंटिंग ने। देखो, राजस्थान को राजपूताना जिसके द्वारा कहा गया है वो कौन है? तो वो है भाई जॉर्ज थॉमस। कौन है? जॉर्ज थॉमस ने ही राजस्थान को क्या नाम दिया था? राजपूताना नाम दिया था 19वीं शताब्दी में। सेकंड विकल्प जो है 21 का आपके सही उत्तर है मित्रों। 22 की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, 22वां प्रश्न देखेंगे। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना, 25 में से माइनस मार्किंग करने के बावजूद आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। क्लियर है सभी के? और ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है साथियों तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जो 190 प्लस टेस्ट डाले जा चुके हैं, अगर ऐप को डाउनलोड करते हो, 149 वाला कोर्स ज्वाइन करते हो, तो आपको ये पिछले 190 टेस्ट भी मिल जाएंगे। और मैंने बोल रखा है कि 5 जनवरी से मैराथन टेस्ट आपके 149 वाले कोर्स में लेवल 1 के लिए अलग मैराथन टेस्ट और लेवल 2 के लिए अलग से मैराथन टेस्ट आयोजित करवाए जाएंगे। क्लियर है? तो ऐप डाउनलोड का लिंक तो कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से डाउनलोड करके और कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रश्न नंबर 22 है आपके, किस मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने, नहीं ये तो किस शब्द को तो हटा दो। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने राजपूताने के किस राज्य का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रखा था? कोटा का, टोंक का, जयपुर का और बूंदी का। देखो, मुगल बादशाह थे फर्रुखसियर, इन्होंने राजपूताने का एक राज्य था जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? फर्रुखाबाद कर दिया था। और कौन सी रियासत थी वो? तो ये थी भाई बूंदी रियासत। कौन सी रियासत थी ये? बूंदी। बूंदी राज्य का नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया था? फर्रुखाबाद कर दिया था। किसने? फर्रुखसियर ने। फोर्थ विकल्प आपके 22 का सही आंसर है साथियों। 23 की ओर बढ़ेंगे। 23 में क्या है आपके? कौन सी रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था? इन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। उन रियासतों के नाम आपको 23वें प्रश्न में बताना है। तो भाई वो किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतें थी, बांसवाड़ा रियासत थी, कोटा व बूंदी रियासतें थी या डूंगरपुर रियासत थी। तो देखो, जिन रियासतों मतलब डूंगरपुर को तो हटा दो, बांसवाड़ा को हटा दो, दो 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 एक से अधिक रियासत रहेगी उसमें। अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया और इनको तोपों की सलामी का अधिकार भी नहीं था। तो वो रियासतें थी किशनगढ़ और शाहपुरा रियासत। कौन सी रियासत थी? किशनगढ़ और शाहपुरा रियासत थी साथियों। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न 23 में सही है। सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 में क्या है देखते हैं 24 को।
राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध शासक था? पृथ्वीराज तृतीय, गोविंदराज, हरिराज और विग्रहराज चतुर्थ। तो इनमें से राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध शासक किसको राय पिथौरा कहा जाता था? तो जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, त्रैन के युद्ध वाले थे ये साथियों। त्रैन का प्रथम युद्ध जो इन्होंने जीत लिया था, हालांकि दूसरा जो युद्ध है कुछ कमियों की वजह से ये हार गए थे। तो पृथ्वीराज तृतीय को ही राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। विकल्प एक आपके प्रश्न 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। अंतिम और 25वें प्रश्न में क्या है? इनमें से असत्य कथन कौन सा है? राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, राज्य की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर और राज्य की सबसे नवीन रियासत झालावाड़। तो इनमें से जो कथन आपको असत्य लगता है उसका चयन 25 में करना है। कौन से विकल्प पे जाओगे साथियों? प्रश्न नंबर 25 में देखो, 25वें प्रश्न का आंसर देखें तो पहला विकल्प कह रहा है कि राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। बिल्कुल सही बात है। मेवाड़ जो है ये राज्य की सबसे प्राचीन रियासत है साथियों। राज्य की सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर रियासत थी। राज्य की सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर नहीं थी, बल्कि जो शाहपुरा रियासत थी। कौन सी रियासत थी? शाहपुरा। ये राज्य की सबसे छोटी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से। और राज्य की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़ रियासत थी। तो इस प्रकार 25वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तीसरा विकल्प आपके सही रहेगा। अच्छा, अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने बता ही दिया कि राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। और साथियों, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम जो रियासत थी वो कौन सी थी? टोंक थी। तो ये फैक्ट भी आपको बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा इनको भी। तो ये आपके कंप्लीट होता है पेपर नंबर 13। 25वें प्रश्न में थर्ड विकल्प सही है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।